हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अंकगणित या फिर अर्थमेटिक्स से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेट, यूपी पैट, सुपर टेट, सी टेट, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यानी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए सबसे पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अंकगणित की। तो अंकगणित में सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति जिसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्याओं की ऐसी पद्धति जिसमें नंबर और उसके प्रकार आते हैं। जैसे कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इसमें हमें प्रकार पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्या या फिर हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होती है, एक दो तीन चार से लेके अनंत तक, यानी ऐसी संख्या जो एक से शुरुआत होती है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। ऐसी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसके बाद दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो पूरी होती हैं, पॉइंट में नहीं होती हैं, इन्हें हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू बराबर जीरो, एक, दो, तीन, इस तरह से जो संख्या जीरो से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बना है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं या फिर क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो हाँ या नहीं में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सभी पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन जितनी सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं क्योंकि जीरो की वजह से। इसके बाद अगली संख्या है सम संख्या, जिन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक, ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक जीरो, दो, चार, छः, आठ होता है, यानी ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक सम हो। ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक सम होता है सम संख्या कहलाती हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके जोड़े बनाए जा सकते हैं, जोड़े बनाए जा सकते हैं, सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या वे संख्या होती हैं जिनके हम जोड़े बना सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। इसका हम जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कोई संख्या हमें दी 9456, 9456। अब हमें जांच करनी है कि क्या यह संख्या सम संख्या है या फिर नहीं है। तो इसका अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक हमें दिया हुआ है यहाँ पर 6। तो 6 कैसी संख्या है? सम संख्या। तो 9456 भी एक सम संख्या होगी, ये भी सम संख्या होगी। इसके बाद अगला प्रकार है विषम संख्या। विषम संख्या जिन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक, जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऐसी संख्या जिनके जोड़े नहीं बनते। ऐसी संख्या जिनके जोड़े नहीं बनते विषम संख्या कहलाती है। जैसे एक हम कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, 341। इस संख्या का अंतिम अंक है 1, 1 के जोड़े नहीं बन पाएंगे, तो ये विषम संख्या होगी। इसके बाद अगला प्रकार है ऋण संख्या। ऋण संख्या जिन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ऋण संख्या या फिर इसका दूसरा नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या। तो जो ऋण संख्या होती है उसकी पहचान ये है, वह संख्या एक या स्वयं के पहाड़े में आती है। या तो वह संख्या एक में आएगी, एक के पहाड़े में आएगी, या फिर वह
स्वयं के पहाड़े में आएगी। तो ऐसी संख्याओं को हम ऋण संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह की जो संख्याएं हैं ये सभी ऋण संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद आती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स। अब कोप्राइम नंबर्स की क्या पहचान होती है? ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी ऐसी संख्या जिनका मासा 1 होता है, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल में हम दिखा सकते हैं, जैसे 2 तथा 3। 2 तथा 3 क्योंकि 2 और 3 सिर्फ 1 के पहाड़े में आएगी, तो 2 और 3 1 के पहाड़े में आएगी, वही इसका HCF होगा। तो HCF बराबर हो जाएगा 1। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3 तथा 4, 4 तथा 9, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद संख्या आती है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या जिन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं कंपोजिट नंबर्स कह सकते हैं इन्हें। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी ऐसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से या अन्य पहाड़े से भी विभाजित हो। अन्य संख्या से भी विभाजित हो। यौगिक संख्या वे संख्या होती हैं जो एक या स्वयं के पहाड़े को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्याओं को हम यौगिक संख्या कहते हैं। इसके बाद अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कहते हैं जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी जाती है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, और उसमें हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका, 3/7 अंश बटे हर के रूप में है। इसमें अंश हमें दिया हुआ है 3 और हर दिया हुआ है हमें 7। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। या फिर जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 5। क्या 5 एक परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, 5 एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि हम 5 को लिख सकते हैं 5/1 या फिर 10/2 या फिर 15/3। प्रत्येक का जो उत्तर है वो 5 के बराबर ही होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अंडर रूट में वे संख्याएं जिनका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं बिना दशमलव के, ऐसी संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे लिखा होता है √16, तो 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। इसी तरह से √121, अब 121 किसका वर्ग होता है? 11 का। तो 11 भी एक परिमेय संख्या है और √121 भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगला आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इन संख्याओं को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या का बराबर नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे पाई के रूप में जो संख्या होती है, अगर पाई भी किसी भी संख्या के जोड़ में, गुणा में, भाग में, इसी प्रकार से भी आएगा तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। और अंडर रूट की ऐसी संख्या जिनका मान दशमलव में आता है वो अपरिमेय संख्या होती है। √2, √3, √91, √17, ऐसी संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। और बार के रूप में जो कुछ संख्या लिखी जाती हैं वो भी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे
अगर हम लिखते हैं 1.3 और इस पर हमने लगा दिया बार, तो जो संख्याएं बार के रूप में लिखी जाएंगी वे भी कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे लिखा होता 7.36, अब 3 6 पे बार लगा होता। बार का मतलब होता है जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय के बाद में अगला आता है युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन का मतलब आप जानते ही होंगे, जुड़वा संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें, ऐसी संख्याएं जिनमें सदैव 2 का अंतर होता है। ऐसी संख्याएं जिनमें सदैव 2 का अंतर होता है युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या फिर ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम कोई भी दो संख्या ले लें, 3 तथा 5। 3 और 5 में भी 2 का अंतर है, 5 तथा 7। इसी तरह से जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 11 तथा 13। 11 और 13 जो संख्याएं हैं उनमें भी 2 2 का अंतर है, तो ऐसी संख्याओं को हम युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो संख्याओं को तो क्लियर कर दिया हमने। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है धन संख्याएं, या फिर जो धन पूर्णांक होते हैं उनके कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर धन पूर्णांकों के योग के नियम। धन पूर्णांकों के योग के नियम। तो सबसे पहले हमें धन पूर्णांक पता होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसी संख्याएं जो धन होती हैं और पूर्णांक के रूप में होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इनके योग के कुछ नियम हैं। अब जैसे योगफल में कुछ नियम, सबसे पहला नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, जिसे हम बोल सकते हैं कुमुलेटिव लॉ। कुमुलेटिव लॉ, ये कुमुलेटिव लॉ भी कह सकते हैं इसे। तो कुमुलेटिव जो लॉ होता है वो होता है कि जैसे कोई भी दो धन पूर्णांक हैं, उनको हम किसी भी क्रम में जोड़ लें तो उनका योगफल वही रहता है। जैसे अगर हम 3 + 4 को जोड़ें तो उसका उत्तर भी 4 + 3 के बराबर आएगा। यानी उन संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर भी वह संख्या समान उत्तर देती है। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो धन पूर्णांकों के योग के नियम में सबसे पहला नियम है क्रम विनिमय नियम। यह इस नियम का पालन करता है। अब इसके बाद आता है समवरक नियम। समवरक नियम, जिसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कोई भी दो धन पूर्णांक हैं, उनका योग भी धन पूर्णांक होगा। जैसे दो धन पूर्णांकों का योग, कोई भी दो धन पूर्णांक हैं, दो धन पूर्णांकों का योग भी बराबर होता है धन पूर्णांक के। इस नियम को हम बोलते हैं समवरक नियम। जैसे 5 + 4, 5 और 4 दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। अब इनका जो आंसर आएगा जोड़कर वो आ जाएगा 9। यानी 9 भी प्लस का आया तो ये भी एक धनात्मक पूर्णांक या फिर धन पूर्णांक होगा। इसके बाद जो तीसरा नियम है वो होता है इसका साहचर्य नियम, योगफल का साहचर्य नियम, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है जैसे 3 संख्या दी हैं हमें A B C, हमें इन्हें जोड़ना है क्योंकि योगफल का नियम लगा रहे हैं हम। यहाँ पर यदि हम A को B + C के साथ जोड़ दें और यहाँ पर A + B को C के साथ जोड़ दें, तब भी इनका उत्तर समान रहेगा। तो ऐसे नियम को हम बोलते हैं साहचर्य नियम। जैसे 3 4 और 5 को जोड़ने पर 12 आता है, इसी तरह से 3 4 और 5 को जोड़ने पर भी 12 आएगा। अब यहाँ पर 3 + 4 को जोड़ा जाए तो 7 + 5 12,
या फिर यहाँ पर हम 4 और 5 को पहले जोड़ लें, 5 और 4 9, अब 9 में 3 जोड़ेंगे तब भी 12 आएगा। तो यहाँ पर साहचर्य नियम का पालन होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आता है धन पूर्णांकों का घटाव। धन पूर्णांकों का घटाव, जो धन पूर्णांक संख्या होती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि यह कौन कौन से नियम का पालन करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, जैसे दो संख्याओं का अंतर, उनका क्रम बदलने पर अंतर के बराबर नहीं होता है। जैसे यदि हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ए को हम मान लें 5, ए को हमने मान लिया 5 और बी को मान लिया हमने 2। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड से निकालना है मान ए माइनस बी का। 5 में से 2 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 3। अब इसी प्रकार हम यदि RHS का मान निकालें, RHS का मान निकालें तो RHS में b माइनस ए करना पड़ेगा हमें। 2 में से 5 घटाएंगे तो उसका उत्तर आएगा -3। तो LHS बराबर नहीं है RHS के। इसका मतलब है जब भी हम धन पूर्णांकों को घटाते हैं तो उनका अंतर समान नहीं आता, अतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसी प्रकार धन पूर्णांकों के गुणन का नियम, जैसे कोई भी दो धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांकों के गुणन का नियम। अब यहाँ पर गुणन का नियम समझने के लिए, गुणन के नियम के समझने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय क्या होता है? जैसे यहाँ पर हमने योगफल के लिए लिखा था दो धनात्मक संख्याओं का योगफल, उनका क्रम बदलने पर भी बराबर आता है। इसी तरह से क्रम विनिमय नियम हम गुणन के नियम से लगाएंगे। जैसे दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका गुणनफल क्रम बदलने पर भी वही रहेगा। जैसे 2 और 3 को गुणा करें तो 6 आएगा, यदि हम इनका क्रम बदल दें तो 3 गुणा 2, तब भी इसका उत्तर 6 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी धन पूर्णांक होते हैं गुणनफल में क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। इसके बाद जो दूसरा नियम है समवरक नियम। समवरक नियम, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था, समवरक नियम में दो धन पूर्णांकों का जो योगफल है वो बराबर होता है धन पूर्णांक के। इसी तरह से गुणन में जैसे दो संख्याएं हैं 3 गुणा 4, ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, यदि हम इन्हें गुणा करेंगे तो इसका उत्तर भी धनात्मक ही आएगा। तो ये समवरक नियम का पालन करता है। इसके बाद अगला नियम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, अब साहचर्य नियम हमने जैसे बताया था योगफल के लिए, जैसे संख्या दी है 2 3 और 4, 2 गुणा 3 गुणा 4। अब हम इनमें ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे 2 और 3 को एक साथ गुणा कर दें तो 2 गुणा 3 करेंगे 6, 6 गुणा 4 करेंगे तो 24 आएगा। इसी प्रकार अब यहाँ पर हम 3 और 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24, तब भी इसका उत्तर 24 ही आएगा। इसका मतलब हुआ यह साहचर्य नियम का पालन भी करता है। इसके बाद चौथा जो गुण है इसका वो है इसका गुणनफल का वितरण नियम। वितरण नियम, अब वितरण नियम के अंतर्गत जैसे संख्या लिखिए ए गुणा बी प्लस सी, ए गुणा बी प्लस सी। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें वितरण करना है। ए का वितरण होगा पहले बी के साथ प्लस का चिन्ह, फिर ए का वितरण होगा सी के साथ। इस तरह से हम संख्याओं को हल कर लेते हैं, तो यह वितरण नियम कहलाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है इकाई के गुण। इकाई के गुण, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पर हमें यहाँ पता होना चाहिए कि योगफल के लिए 0 होता है, योगफल के लिए 0 और गुणनफल के लिए 1। जो आइडेंटिटी ऑफ यूनिट होती है वो योगफल के लिए 0 होती है और गुणनफल के लिए 1 होती है। जैसे यदि हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आ जाएगी। जबकि गुणा में
हम किसी भी कोई भी संख्या को गुणा करने के लिए, जैसे हमने गुणा का उदाहरण ले लिया, कोई भी संख्या दी है, यदि हम उस संख्या में 1 से गुणा कर दें तब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या दोबारा से आ जाएगी। तो इकाई की जो गुण है वो सबसे पहले हमें ये समझना है कि योगफल में 0 होता है और गुणनफल में 1 होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, गुणनखंड और गुणज। तो गुणनखंड के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गुणनखंड होता क्या है। किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के लिए हमें गुणनखंड के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल ले लिए, जैसे यदि हम a को b से विभाजित करें और वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यदि हमने a को b से विभाजित किया यानी b से हमने भाग किया है a को, तब पूरी तरह से विभाजित हो जाने पर b को a का गुणनखंड कहते हैं। b को a का गुणनखंड कहते हैं। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 6, यदि हम 6 को भाग करें 2 से तो पूरी तरह से कट जाएगा 3 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 6 का गुणनखंड है। यदि हम किसी भी संख्या को अन्य संख्या से भाग दें और पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तब हम ये कह सकते हैं कि जैसे 6 को हमने 2 से डिवाइड किया और पूरी तरह से विभाजित हो गया 3 बार, तो 2 6 का गुणनखंड है। ये तो गुणनखंड का मतलब हुआ। और इसके बाद में अब बात आती है गुणज की। गुणज गुणज को हम बोलते हैं मल्टीपल्स। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया था, 6 को 2 से विभाजित करने पे 3 उत्तर आ गया। इसका मतलब हुआ 6 2 का गुणज है। 6 2 का गुणज है। अगला जो टॉपिक है वो है मासा, जिसे हम बोल सकते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे HCF, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम HCF कह सकते हैं। तो HCF होता क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, उन संख्याओं का HCF या फिर मासापा कहलाती है। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 15, 30 तथा 45 का मासा ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया 15, 30 और 45, कितनी भी संख्याओं का हम मासा निकाल सकते हैं, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। तो यहाँ पर हम 3 संख्याओं के मासा को समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 15, फिर यहाँ लिखेंगे 30 और यहाँ लिख लेते हैं 45। जो संख्या हमें दी है पहले हम वो संख्या लिखेंगे। अब हमें ये देखना है कि जो 15 है, 15 के फैक्टर क्या होंगे। तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 15 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है और 15 के पहाड़े में भी आता है। इसी प्रकार 30 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 5 में आता है, 6 में, 10 में, 15 में और 30 में। इसी तरह से 45 1 में आता है, 3 में, 5 में, 9 में, 15 में और 15 के बाद सीधे सीधे 45 में। अब हमें इसमें देखना है कॉमन फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर जो दोनों में
तीनों में कॉमन आ रहे हों। तो कौन कौन से? एक है, ऐसी संख्या जो तीनों में आ रही हैं, जैसे एक हो गया एक तो। और इसके बाद में हम यहाँ पे देखें तो 3 भी कॉमन आ रहा है इसमें। 3 के बाद 5, 5 भी तीनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है, तीनों फैक्टर्स में। और इसके बाद में है 15। तो यहाँ पर जो जो कॉमन फैक्टर्स है वो हम लिख लेंगे, 1, 3, 5 और 15। अब हमें निकालना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 15। इस तरह से हम किसी भी संख्या का मासा या फिर HCF ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें 15 जो भी दिया हुआ है यहाँ पर, उसके यहाँ पे गुणज लिखने हैं फैक्टर्स, 30 के लिखने हैं, 45 के लिखने हैं। फिर हम इसके बाद में जब भी HCF पूछा है तो कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे पहले हम, और उनमें जो सबसे हाईएस्ट है वही उसका HCF हो जाएगा। अब इस एक विधि और होती है इसकी, भाग विधि। भाग विधि के द्वारा मासा ज्ञात करना। भाग विधि से हम संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो भाग विधि के द्वारा मासा ज्ञात करने की जो विधि होती है, जैसे 3 संख्या दी हैं, 15, 30 और 45। तो यहाँ पर 15, 30 और 45 ये 3 संख्या दी हैं। अब हम इन 3 संख्याओं में से सबसे पहले किसी एक संख्या को हल करेंगे। कोई भी 2 संख्याओं को एक साथ लेकर हल करना है। तो जैसे हमने मान लिया इन दोनों संख्याओं को हम ले लेते हैं, 30 और 45। तो इसमें छोटी संख्या से बड़ी को भाग करेंगे। 30 से हम 45 को भाग करेंगे तो 30 के पहाड़े में एक बार आएगा 30, घटाने पर बचेगा 15। अब इस 15 से हम भाग करेंगे 30 को, 15 दूनी 30, तो पूरी पूरी बार कट गया। 15 से पूरी पूरी बार ये संख्या कट गई। अब यहाँ पर हमारी संख्या कौन सी बची है? 15। ये संख्या हमने यहाँ लिख दी। अब किससे विभाजित करने पे 0 आ गया? 15 से। तो हम 15 से भाग करेंगे, 15 एकम 15, यानी ऐसी संख्या जिससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या हो जाएगी यहाँ पर 15। इस तरह से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमें HCF के बाद समझना है LCM, जिसे हम बोलते हैं लासा। और LCM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM निकालने की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें भी कई विधि होती हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है LCM होता क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से अलग अलग विभाजित हो जाए, अलग अलग विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से अलग अलग विभाजित हो, LCM कहलाती है। अब LCM निकालने की भी कई विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए LCM निकालने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था 15, 30 और 45, हमें इन्हीं संख्याओं का LCM निकालना है। पहले हमने इन संख्याओं का HCF बताया था, अब इन्हीं संख्याओं के माध्यम से हम इनका LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले 15, 30 और 45। 15, सबसे पहले 15 के गुणज लिखेंगे। 15 का पहाड़ लिख लेते हैं, 15 कम 15, 15 दूनी 30। इस तरह से ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे हम, थोड़ी थोड़ी संख्या लिखेंगे। 30 का पहाड़ा लिखेंगे, 30, 60, 90, 120 लगभग, यहाँ तक हमने लिख दिया है। इसी तरह से 45 के लिख लेते हैं, 45, 90, 135। और भी लिख सकते हैं लेकिन हमें ज़्यादा लिखना नहीं है क्योंकि इन्हीं में हमारे नंबर्स कॉमन आ रहे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? ऐसे मल्टीपल जो इन तीनों में आ रहे हों। तो तीनों में आने वाले जो मल्टीपल हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 90, और इससे आगे भी और भी मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो सबसे लीस्ट माने होता है सबसे छोटा। तो सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है वही यहाँ पर इसे LCM कहलाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90।
तो इसका जो उत्तर आ गया वो हो गया 90। इसके आगे हम और भी मल्टीपल्स लिखेंगे तो अगला नंबर भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो कॉमन मल्टीपल्स हमें और मिल जाएंगे, लेकिन हमें कौन सा लिखना होता है इसमें, जो सबसे छोटा हो। एक तो ये विधि होती है, उसके बाद हम दूसरी विधि निकालते हैं भाग विधि से लासा या फिर एलसीएम ज्ञात करना। संख्या हमारे पास है 15, 30 और 45। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये तीनों संख्या कौन से पहाड़े से कट सकती हैं। तो 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। तो किसी एक नंबर से शुरुआत कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 3 15, 5 गुणा 6 और ये 5 नेम 45। अब इसके बाद में 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। फिर 3 से काट लेंगे, 2 ऐसे ही लिखेंगे, 3 एकम 3। अब जैसे 2 लिखा हुआ है ये 2 से कटेगा एक बार। जब यहाँ एक एक आ जाएगा तो वहीं पे सवाल को हमें रोक देना है। अब एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर यहाँ पे इसके फैक्टर्स आए हैं, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, इन्हें गुणा करने पे 90 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो भिन्नों का लासा तथा मासा। जैसे भिन्नों का हमें मासा निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो अंश लिखा होता है, अंश अंश का मासा बटे हर का लासा। लासा मतलब एलसीएम, मासा का मतलब होता है एचसीएफ और लासा का मतलब हो जाएगा एलसीएम। जैसे भिन्नों का मासा पूछा जाएगा तो अंश में मासा आएगा और हर में लासा आ जाएगा। और भिन्नों का लासा पूछा जाता है, जैसे भिन्नों का लासा ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ पे याद रखना है, जब भिन्नों का लासा पूछा है तो अंश का लासा निकलेगा। लासा का मतलब होता है एलसीएम। इसी तरह से अब यहाँ पे हर बचा, हर का क्या निकल जाएगा फिर, मासा, जिसे हम बोल सकते हैं एचसीएफ। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, कुछ भिन्न हमें दी हुई हैं, जैसे हमने अपने मन से मान लिए 2/3, 5/6 और 3/16 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन हमने अपने मन से मान लिया है। अब हमें इन तीनों संख्याओं का लासा और मासा निकालना है भिन्नों का। तो जैसे हमें पहले लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए जो अंश में संख्या लिखी है 2, 5 और 3 का, सबसे पहले हमें लासा निकालना पड़ेगा। तो लासा निकालने की 2 विधि अभी हमने आपको बताई थी। तो हम इन संख्याओं का भाग विधि से लासा निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे ऐसे, 5 और 3 ऐसे आ जाएंगे। फिर 5 से काटेंगे एक बार, 3 ऐसे आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 1 1 1। अब यहाँ पे जब हम इनका लासा निकालेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 3, 30 आ जाएगा। अब लासा निकालने के लिए जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा था, अंश का लासा निकालेंगे, हर का मासा निकलेगा। अब हर में संख्या दी हुई है हमें 3, 6 और 16, इनका हमें निकालना है मासा। तो मासा निकालने के लिए हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं पहले। 3 के जो फैक्टर हैं वो होते हैं 1 और 3। इसी तरह से 6 के क्या होते हैं, 1 2 और 3। फिर हम 16 के निकालेंगे, 16 के हो जाएंगे 1 2 4 8 और 16। अब इतना लिखने के बाद में सबसे पहले हमें देखना है ऐसी संख्या जो इनका